दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हूं, जो है जेम्स हेडली चेज की सो व्हाट हैपेंस टू मी। इसका हिंदी वर्जन हाईजैक। तो आइए मेरे साथ इस कहानी को सुनते हैं। उसका दिलकश चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसके साथ वो मोटा किंग कॉन्ग था जो उसके पीछे पीछे बड़े अदब से चलता आ रहा था। उसकी निगाह फौरन ही मुझ पर पड़ी और उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने भी उसका जवाब मुस्कुरा कर दिया। वो सीधी मेरी तरफ चली आई। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। करीब आकर वो कुछ और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। क्यों मिस्टर जैक, आप कहाँ गायब थे? मैं तो समझ रही थी कि मैंने आपको खो दिया। मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। यहीं कहीं तुम्हारे आसपास ही था, मैंने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। ये और बात है कि मैं आपको नजर ना आऊं या याद ना रहूं। उसकी आकर्षक आंखें चमकी और वह एक अदाए नाज से जरा पलटी और अपनी उंगलियों को स्पेशल स्टाइल में झटक कर बोली, ठीक है रॉबर्ट, अब तुम जाओ। बहुत अच्छा मिसेस बर्नी। रॉबर्ट ने सम्मान से सिर झुकाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? उसने मुस्कान के साथ पूछा। मैंने आगे बढ़कर उसके लिए एक कुर्सी खींची। वो बैठ गई तो मैं उसके सामने बैठ गया और उसका दिलरुबा हुस्न मुझ पर कयामत ढाने लगा। बहुत दिनों से तुम कहीं नजर नहीं आए। हाँ, मैं कुछ बिजी था। मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, मैं उसके बारे में पता लगा रहा था। तो तुम हमारे लिए काम नहीं करना चाहते? वो गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे इस बात से मतलब है कि कौन मेरी मर्जी का काम और पैसा देता है। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और पूछा, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने मुस्तैदी से जवाब दिया, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि वो आगे क्या कहने वाली है। तुम्हारे पास गाड़ी है? उसने पूछा। है, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। मेरे साथ चलोगे? उसने अचानक ही कह दिया। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम उठकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे चल दूंगा। वो खुश होकर हंसी। तुम बहुत शरारती हो। मेरी गाड़ी भी टू सीटर है, उसमें रॉबर्ट के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। उसकी फिक्र न करो, उसने सिर झटक कर कहा और उठ खड़ी हुई। चलो चलते हैं। मैं उसके साथ साथ चलने लगा। बाहर चांद निकल आया था और उसकी चटकी हुई चांदनी हर तरफ एक रूप पहला गुब्बार बनकर छाई हुई थी। पूरे चांद की तरह उसका चेहरा भी चांदनी से तराशा हुआ लगता था और सफ़ेद लिबास में उसका बदन किसी अप्सरा जैसा मोहक लग रहा था। वो करीब ही खड़ी हुई एक मर्सिडीज के करीब पहुंची। उसने शीशे में झांक कर रॉबर्ट को जाने के लिए कहा। रॉबर्ट ने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। वो मेरे साथ मेरी गाड़ी तक आई और मेरे हाथ से चाबी लेकर बोली, आओ, मैं आज तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ जब कभी मैं बोर होती हूँ तब जाती हूँ, ताकि बोरियत से बच सकूँ। मैं उसके साथ बैठ गया और उसे महारत से कार चलाते देखकर मज़े लेता रहा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चांद के साथ साथ सफ़र करना बड़ा सुहाना लग रहा था। करीब 4 मील चलने के बाद वो एक तरफ मुड़ी और आखिरकार एक छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत कॉटेज के सामने आकर रुक गई। कॉटेज हरी भरी बेलों के बीच छुपी हुई थी और बांस से बनी हुई एक कलाकृति मालूम होती थी। वो गाड़ी से बाहर निकली, मैं भी दूसरी तरफ से बाहर आ गया। उसने ताला खोला। जब मैं शहर की हाहू से उकता जाती हूँ तो ये छोटी सी कॉटेज मुझे पनाह देती है। हम अंदर दाखिल हुए तो सादा लेकिन कीमती साज सामान ने हमारा स्वागत किया। वो एक सिटिंग रूम की तरफ इशारा करके बोली, मैंने यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं रखे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आती हूँ और मैं खुद अपने आप आनंद उठाती हूँ अपने आप से। तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों ले आई हो? मुझ पर उसके हुस्न और तन्हाई का जादू छाने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं उसके बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ सुन चुका था, इसलिए सतर्क रहना चाहता था ताकि खामखा की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।
मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ भी यहाँ वक्त गुजारना पसंद करती हूँ, उसने कहा। क्या मैं अपने आप को करीबी दोस्तों में समझ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और फ्रिज से जूस के डिब्बे निकालकर मेज़ पर रखे और उस कुर्सी पर बैठ गई जिसके बाजू में कई बटन लगे थे। उसने एक बटन दबाया तो कमरे में आनंददायक संगीत की लहर फैल गई। संगीत के स्वर इतने धीमे थे कि वो वाकई कानों में रस घोलते महसूस हो रहे थे। मैंने दूसरी कुर्सी के बाजू पर बैठते हुए पूछा, इतना दौलतमंद होना कैसा लगता है? क्या तुम भी दौलतमंद बनना चाहते हो? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया तो उसके हसीन चेहरे को एक नया आकर्षक पोज मिल गया। मैंने जल्दी से निगाहें हटा ली ताकि कोई गलत हरकत न कर बैठूं। ऐसा कौन सा शख्स होगा जो दौलतमंद ना बनना चाहता हो? हाँ, इसके अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी। उसने जूस का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। कैसे कैसे? जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो अजीब सी बेचैनी और बोरियत महसूस करने लगता है। वो उठकर दीवान पर जा बैठी। यहाँ आकर बैठो। इस वक्त तो उसके हुस्न में एक नया रंग, एक नया अंदाज था। मेरे दिल मेरे सीने में बेकाबू होने लगा। जी चाहा कि इस खूबसूरत औरत की दावत को ना ठुकराऊं, लेकिन फिर मैंने दिल को संभाला। यही मेरे लिए बेहतर था। मैंने वही अपनी जगह बैठे बैठे कहा, मिसेस वर्नी, ये एक खूबसूरत और प्यारी दावत है, लेकिन मैं शायद ये दावत कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने कदम ज़मीन पर ही जमाए रखना चाहता हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि मैं ख़ुद को उन बातों से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मुकाबले में मेरी कोई औकात नहीं। उसके खूबसूरत गुलाबी कटावदार होठों पर फैली दिलकश मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी बड़ी हरी नीली आंखों में नाराज़गी झांकने लगी। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि आप हम जैसों के साथ खिलौनों की तरह खेलती हैं और जब दिल भर जाता है तो उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक देती हैं। मैं ऐसा खिलौना नहीं बनना चाहता। मिसेस वर्नी, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी दोस्ती बहुत महंगी है। मैं ये सौदा नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैं उठा और दरवाजे की तरफ चल दिया। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं किसी आगाज़ से पहले ही मैं संभल जाऊं। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भड़कीं। तुम्हारी ये मजाल कि मुझसे इस तरह की बात करो? हाँ, मुझ में हिम्मत और जुर्रत है कि मैं अपने आत्मसम्मान पर चोट लगने से बचाऊं, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की दोस्ती को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। मैं अपने एक एक शब्द पर उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलते देख रहा था। मैं अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि वो बिफरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। उसने मेरा बाजू पकड़कर कमरे में खींचा और एक भरपूर थप्पड़ इस तरह मेरे मुंह पर मारा कि मैं उस नाजुक सी औरत की ताकत पर हैरान रह गया। तुम शैतान के बच्चे, वो गुर्राई, आखिर खुद को समझते क्या हो? मैंने आगे बढ़कर उसके सुर्ख रेशमी बालों में इस तरह हाथ डाला कि उसका सिर पीछे झुक गया और वो यातना से बेहाल हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर दांत पीसे। तुम शायद किसी और तरह के व्यवहार की आदी हो, मगर ना तो मैं तुम्हारा नौकर हूं, ना ही इतना कमज़ोर कि तुम्हारी अदाओं के भंवर में फंस कर डूब जाऊं। समझी तुम? मैंने अपने हाथ में पकड़े उसके सुर्ख बालों को झटका देकर कहा। उसकी हरी नीली आंखों में दर्द की नमी आ गई। मेरे बाल छोड़ो वहशी दरिंदे, वो चिल्लाई। मैंने उसके बाल छोड़कर धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई दीवान पर गिरी, मुश्किल से संभली। मैं किसी अगले हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन मुझे हैरत हुई जब कोई सख्त बात करने के बजाय वो हंस पड़ी। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि इस मार कुटाई की शुरुआत तुमने की है, मैंने सख्ती से कहा। फिर तो दोस्ती का आगाज भी मैं ही कर देती हूँ, उसने आकर्षक मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। सो मैंने उसके फैले हुए कमल जैसे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हमने उस दौरान 2-3 मुलाकातें और की। नए पासपोर्ट नए नामों से बनवाए गए। एक नई कंपनी खोलकर हाईजैक की फ्रौती की रकम उसके अकाउंट में एडवांस में ट्रांसफ़र करवाई गई और मैंने पाम को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हमें जहाज़ जंगल में उतारना था और वहाँ कुछ समय रहकर पायलटों को ट्रेनिंग देनी थी। अगर पॉम जैसी खूबसूरत औरत हमारे साथ होती तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। पॉम इसके लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन कर्नल ने उसे किसी तरह मना ही लिया। कर्नल ने बताया कि नया जहाज़ तैयार होने में 3 हफ्ते और लग जाएंगे। इस दौरान कर्नल ने वर्नी को बता दिया कि वो मुझे अपने साथ बतौर फ्लाइट इंजीनियर ले जाना चाहता है। वर्नी ने इजाज़त दे दी थी। अब मुझे बाकायदा नौकरी दे दी गई थी और हम तमाम प्लानिंग पर गौर कर रहे थे। जहाज़ के आने में अभी 3 हफ्ते बाकी थे। मैंने सोचा एक बार पापा से मिलाऊं, क्योंकि 3 हफ्ते बाद तो हम दुनिया की नज़रों में मुर्दा घोषित कर दिए जाएंगे और ये सदमा इस आखिरी उम्र में पापा के लिए बहुत शदीद होना था। पापा का जवान बेटा 3 हफ्ते बाद मर जाने वाला था। फिर मैं चाहकर भी किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। मैं इस बारे में प्रोग्राम बना ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो जैक, क्या ये तुम हो? दूसरी तरफ से नारी स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनते ही मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो कौन है। हाँ, मैं ही हूँ, पहचान लो, मैंने जवाब दिया। मैं 5 दिन के लिए अपने केबिन में हूँ और बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और मेरी कल्पना कहीं से कहीं पहुँच गई। मिसेज़ वर्नी से उस हसीन मुलाकात के बाद वो मेरे जहन से निकली ही नहीं थी। जब भी दूसरे कामों से फुर्सत पाता तो मेरे दिमाग में उसका हसीन वजूद छा जाता था और मेरा दिल चुपके चुपके मुझसे पूछता था कि उससे अब कब मुलाकात होगी। फिर मुझे ख्याल आता था कि वो इतनी हाई फाई औरत थी कि उसे तो शायद मैं याद भी ना रहूं। उसके लिए तो यह मामूली बात थी, लेकिन उसके इस फ़ोन ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। ये बात मेरे लिए बड़ी अहम थी कि मैं उसे याद था और वो मुझसे दोबारा मिलना चाहती थी। ये कल्पना ही कितनी हसीन थी कि पूरे 5 दिन थे और उस हसीना का साथ। उस रात मैं सो नहीं सका। अभी किस्मत की इस मेहरबानी से आनंद लेने में वक्त था, इसलिए मैं पापा से मिलने चला गया। मैं अपने शहर को, अपने लोगों को हसरत की निगाह से देखता रहा। पापा भी पहले के मुकाबले में बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। मुझे वहाँ जाने पर अफसोस हुआ कि यहाँ सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं था। पापा को देखकर मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि इस बूढ़े शख्स के लिए बेटे की मौत की खबर कितना बड़ा सदमा साबित होगी और वो कैसे उसे बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन मैं भी कितना मजबूर था और उन्हें सदमे से सुरक्षित रखने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतने बड़े बिजनेसमैन का कीमती जहाज़ पूरे स्टाफ के साथ समुद्र में डूब जाने की खबर यकीनन कोई मामूली खबर नहीं होगी और वो हर जगह पढ़ी और देखी और सुनी जाएगी। फिर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा कि मैं पापा को बता सकूं कि मैं ज़िंदा हूं। लेकिन 1 करोड़ की रकम भी कोई मामूली चीज़ नहीं थी कि मैं उसे छोड़ देता। मुझे भी सारी ज़िंदगी गुजारनी थी और पापा अपनी ज़िंदगी जी चुके थे। मैंने किसी तरह अपने मन को समझाया और पापा को अलविदा कहकर चला आया। मैंने उसके बंगले के बाहर गाड़ी रोकी। नीग्रो नौकर मुस्कुराता हुआ आया और मेरा सामान निकालते हुए बोला, मिसेस बर्नी किसी काम से बाहर गई हैं, वो लंच के बाद वापस आएंगी। मुझे मायूसी हुई। मेरा अहंकार उसे अपने इंतज़ार में खड़ी देखना चाहता था। वो शायद अपनी हैसियत जताना चाहती थी कि मैं उसका इंतज़ार करूं। मैंने अपनी चीज़ें अलमारी में रखी, नहा धोकर दम ताज़ा हुआ। तब तक नौकर ने खाना लगा दिया। खाना बहुत लजीज था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। खाना खाने का बहुत लुत्फ़ आया। मैं कॉफ़ी पीता और अखबार वगैरह देखता वक्त गुजारता रहा। फिर बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। मैं उठकर बाहर आ गया। उसने गाड़ी रोकी और दूर से मुझे हाथ देखकर हिलाया। हेलो, वो गाड़ी से बाहर आते हुए बोली। मैं उसके जलवों की चकाचौंध से हैरान था। वो सफ़ेद स्कर्ट पर ऐसी रंगीन शर्ट पहनी हुई थी कि पिकासो की चलती फिरती पेंटिंग मालूम होती थी। मैं कहे बगैर ना रह सका। बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, वो बड़े गर्व से बोली। उसने अपना बाजू मेरे बाजू में डाल दिया। मैंने उसके बाजू पर चुटकी ली। तुम उस वक्त अच्छी नहीं लगती हो जब तुम मुझे इंतज़ार करवाती हो। वो अपनी ख़ास सुरीली हंसी हंसी। शाम ने तुम्हारा ख्याल रखा है ना? मैं यहाँ शाम से ख्याल रखवाने नहीं आया, मैंने भी हंसकर कहा। चलो, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हम अंदर आ गए। वो एक कुर्सी पर बैठ गई और कुछ आंखों से, कुछ होठों से बोली, हैरान हो? कुछ कुछ, मैंने जवाब दिया। खुश हो? उसके सारे वजूद ने सवाल किया। क्या तुम्हें मैं खुश नज़र नहीं आता?
मैंने मुस्कुराते हुए सवाल कर दिया। आज से मैं 5 दिन अपनी बहन के साथ न्यूयॉर्क में गुजार रही हूँ। वो फिर हंसी। वो मेरे लिए झूठ बोलती है और मैं उसके लिए। उसने अधखुली आंखों से मेरी तरफ देखा और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। उसने बाजू फैला दिए। मैं झटपट पड़ा। ये 5 दिन किसी सुहाने ख्वाब की तरह गुजरे। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेहतरीन जगह पर मिसेस वर्नी का साथ किसी नेमत से कम नहीं था। हमने घुड़सवारी की, जंगल में लंबी लंबी सैरें की, समुद्र किनारे लेटे। हमने बहुत कम बातें की, क्योंकि ना वो अपने मन की बात बताती थी और ना मैं उसे बताना चाहता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। आखिरी दिन जब मैं कर्नल के बारे में सोच रहा था कि वो नया जहाज़ लेने जाने वाला होगा, साहब ने हमारे लिए स्पेशल खाना तैयार किया। कैंडल लाइट में खाना खाते हुए वो बोली, वर्नी हर वक्त पैसा बनाने के चक्कर में रहता है। तुम सोच नहीं सकते कि जब ऐसे आदमी से कोई औरत बन जाती है तो कितनी तनहा रह जाती है, कितना अकेलापन महसूस करने लगती है। मैं सोच रहा था कि कल के बाद इसे भी मेरी मौत का सदमा सहना पड़ेगा, लेकिन वो शायद इसे इतना महसूस नहीं करेगी। उसकी राह में आंखें बिछाने वाले और बहुत से होंगे, इसलिए उसे मेरी क्या परवाह होगी। हाँ, वो मुझे ज़रूर याद आती रहेगी। आखिर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी और वो मुझ पर मेहरबान थी। मैं वापस पहुंचा तो कर्नल हवाई जहाज़ ला चुका था, जिसे देखकर दिल खुश हो गया। वो एरो इंजीनियर का शाहकार था। मैंने कर्नल से कहा, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त, उसने मुस्कुराकर हामी भरी। इसे उड़ाने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये तो किसी पंछी की तरह उड़ता है, कर्नल ने बताया। हम तीनों ने अंदर जाकर उसका मुआयना किया। उसकी खूबसूरती और बनावट हैरत में डालने वाली थी। उसमें केबिन थे जो पूरी तरह सजे धजे थे। मिसेज वर्नी का प्राइवेट कमरा था जो जैसे अय्याशी का अड्डा था, किसी बेहतरीन होटल के कमरे की तरह सजा धजा। इसके अलावा एक लंबा कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसमें 10 लोगों के बैठने की जगह थी। उसके साथ सेक्रेटरी का छोटा सा ऑफिस, एक पूरा और खूबसूरत किचन और आखिर में स्टाफ के लिए 2 कमरे। यहाँ तो सब कुछ है सिवाय स्विमिंग पूल के, मैंने तारीफ करने के लहजे में कहा। यह कारीगरी का एक अजूबा है, हेनरी ने कहा। हम अगले कुछ दिनों में मुर्दा करार दे दिए जाएंगे। इस तरह जीते जागते मुर्दा कहलाना कैसा लग रहा है? मुर्दा बने बगैर हम इतनी बड़ी रकम भी तो नहीं हासिल कर सकते, मैंने जवाब दिया। इसी किस्म की बातें करते हुए हम जहाज़ की एक एक चीज़ का जायज़ा लेते रहे। हमने आपस में तमाम प्लानिंग डिस्कस कर ली। कुछ हथियार जहाज़ में जगह जगह छुपा दिए ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। कर्नल ने मिस्टर वर्नी से बात कर ली थी और हम आने वाले शनिवार की रात टेस्ट फ्लाइट पर जाने वाले थे। मैंने सूटकेस में ज़रूरी चीज़ें डाली। हम तीनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और चलने के लिए तैयार हो गए। हम तीनों का दिल ही बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन हम तीनों ही अपनी भीतरी घबराहट जाहिर नहीं कर रहे थे। मैंने यूं ही बात करने के लिए कर्नल से पूछ लिया, क्या ख्याल है, तुम अंधेरे में और जंगल में इतना बड़ा जहाज़ उतार लोगे? बिल्कुल, तुम इसकी फिक्र ना करो। वैसे मौसम की रिपोर्ट भी अच्छी है, कर्नल ने कहा। मैंने फ्रिज को भी अच्छी तरह भर लिया है ताकि हमें भूखे ना रहना पड़े, हेनरी ने बताया। हम तीनों सितारों भरी रात में बाहर निकल आए और जीप में बैठ गए। हम तीनों ही तनाव में थे। हमें एहसास था कि इसके बाद हम अपनी सरजमी पर कदम नहीं रख सकेंगे और कल हमारे परिवार वालों को हमारी मौत की खबर सुननी पड़ेगी। हम जहाज़ के करीब पहुंचे तो चीफ इंजीनियर ने अंगूठे के इशारे से मुझे सिग्नल दिया कि सब ठीक है। हम तीनों जहाज़ में सवार हो गए। कर्नल और हेनरी कॉकपिट में चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। कर्नल ने रूटीन के मुताबिक जहाज़ स्टार्ट किया और कंट्रोल टावर से संपर्क साधा। ग्रीन सिग्नल मिलने पर कर्नल ने प्लेन ऊपर उठाया। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हेनरी ने नारा लगाया, हुर्रे, ये है हमारा 5 करोड़ का सफ़र। मैं उनके पीछे खड़ा रहा, यहाँ तक कि जहाज़ सीधा होकर समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। तब मैं कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। मैंने फ़्लाइट केबिन छोड़ा और कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। अब करीब 40 मिनट की फ़्लाइट थी
और उस दौरान वक्त गुजारी का कोई साधन नहीं था। वैसे भी जब तक हम जहाज़ जंगल में न उतार लेते, हमारे दिमागों का तनाव खत्म नहीं होने वाला था। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब सोच रहा था कि $1 करोड़ का करूँगा क्या, जबकि मैं अपनी ज़मीन, अपने ख़ानदान और अपने लोगों के लिए मर जाऊँगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर हमारे जहाज़ के नीचे से गुजरते जा रहे थे। फिर समुद्र पर छाई हुई धुंध ने सब कुछ नज़रों से उझल कर दिया। मैं अपने परेशान कर देने वाले ख्यालों से तंग आकर दोबारा फ्लाइट केबिन में आ गया। मैंने मीटर पर निगाह डाली। जहाज़ ऊपर जा रहा था। बस 10 मिनट और, हेनरी ने ऐलान किया। जब हम 25,000 फुट पर पहुंच जाएंगे तो फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। हेनरी, तुम एयर कंट्रोल से बात करो, मैं कुछ घबराहट महसूस कर रहा हूँ, कर्नल ने कहा। मैंने और हेनरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हेनरी ने भौहें उचकाई। मैंने कर्नल के कंधे पर तसल्ली के लिए हाथ रखा। फिक्र न करो कर्नल, ये तुम्हारा ख्वाब था और बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। उसने मेरा हाथ झटक दिया और माथे पर पसीना पोंछते हुए बोला, देखो अभी वक्त है, एक बार फिर सोच लो, क्या हमें ये सब करना चाहिए? अभी वापसी का रास्ता खुला हुआ है। कर्नल, तुम्हें क्या हो गया है? अपने हवास कायम रखो, हेनरी ने चिल्लाकर कहा और माइक हाथ में लेकर ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, कंट्रोल टावर, हम लोग सख्त मुसीबत में हैं। दोनों इंजनों में अचानक आग लग गई है। दूसरे 2 इंजन भी बराबर काम नहीं कर रहे। हम नीचे जा रहे हैं। हम गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। हम कहकर उसने संपर्क काट दिया और कर्नल से बोला, प्लेन नीचे ले जाओ। कर्नल ने फौरन प्लेन की पोजीशन बदली और हम नीचे जाने लगे। हम मीटरों की तरफ तकने लगे। जल्द ही हम समुद्र की सतह से 800 फुट के फासले पर उड़ने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फासला 300 फुट रह गया, यहाँ तक कि हमें समुद्र में उठती गिरती लहरें नजर आने लगीं और जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ मोड़ दिया गया। वहीं जंगल और अंधेरे में हमें प्लेन उतारना था। जैक, मेरे लिए एक ठंडा कोक लेकर आओ, कर्नल ने भारी लहजे में कहा। मेरे लिए भी, हेनरी ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। मैं किचन में आया क्योंकि मेरा अपना गला भी सूख रहा था। मैंने फ्रिज से 3 कोक की बोतलें निकाली और बर्फ़ का बॉक्स निकाला। मैं अभी बर्फ़ तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि चांदी की घंटियों जैसी एक आवाज़ ने कहा, हेलो जैक। मेरे हाथ से बर्फ़ छूटकर सिंक में जा गिरी। ये आवाज़ तो मैं लाखों आवाज़ों में पहचान सकता था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा खून सूख गया। मैंने सिर उठाकर देखा। किचन के दरवाजे में विक्टोरिया वर्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कोई और मुकाम होता तो मैं उसे देखकर झूम उठता, लेकिन इस वक्त मुझे हर चीज़ घूमती हुई नज़र आ रही थी। मैं ठंडे पसीने में नहा रहा था और मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। बहुत हैरान हो, वो बोली। मैं तुम्हें हैरान ही करना चाहती थी। मुझे पता चला कि प्लेन की टेस्ट फ्लाइट में तुम भी जा रहे हो। वर्नी किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। मैंने सोचा कि तुम्हें हैरान ही कर दूं। वो हमेशा की तरह आकर्षक और तरोताज़ा लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके हुस्न को देखने और उसकी सराहना करने की फुर्सत ही किसे थी। मैं कोशिश के बावजूद भी बोल नहीं पा रहा था। मेरी ज़बान सूख कर तालू से चिपक गई थी और मेरे दिल की तेज़ धड़कनों ने मेरी सांस फुला दी थी। मैं सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्या बात है जैक, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? उसने गौर से मेरी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो? शब्द बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकले। उसकी कमान जैसी भौहें तन गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा जहाज़ है, मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हो। लेकिन तुम इसमें आई कैसे? मैंने परेशानी से पूछा। मैंने चीफ इंजीनियर से कहा, मैं भी इस जहाज़ में जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले। वो इत्मीनान से बता रही थी। ये एक टेस्ट फ्लाइट है। अब तक मैं संभल गया था और मैं अपने चकरा रहे दिमाग को उसकी जगह पर लाने की कोशिश में लगा था। ये खतरनाक भी हो सकता है। मिस्टर वर्नी को पता चला तो क्या कयामत ना टूट पड़ेगी? छोड़ो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वर्नी को बताने की किसी की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे किचन में दाखिल हो गई। तुम खुश नहीं हो जैक? मेरे पास खुश होने की वजह नहीं थी, मेरी तो जान पर बनी हुई थी।
मैं कर्नल और हेनरी के बारे में सोच रहा था, जिन्हें इस बारे में ज़रा भी पता नहीं था कि यहाँ कितना बड़ा इंकलाब आ चुका है। मैं परेशान हूँ क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है। मैं दिल की बात कह गया। तुम छोड़ो ना इस बात को, यहाँ सब मेरे नौकर चाकर हैं, वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि ये फ़्लाइट कितनी देर की है? उसने लापरवाही से कहा। शायद 3 घंटे की। तो हमारे पास 3 घंटे हैं एक दूसरे के पास रहने के लिए। आओ वर्नी के स्वीट में बैठकर दूर चमकती हुई रोशनियों को देखते हैं, वो बोली। मैं ड्यूटी पर हूँ और यहाँ पायलट और को पायलट के लिए ड्रिंक लेने आया हूँ। मैं हकलाया। तुम उन्हें ये देकर आओ और उन्हें मेरे बारे में बता देना, वो दोनों सब संभाल लेंगे। उसने आगे बढ़कर अपनी नर्म अंगुलियों से मेरा हाथ छुआ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसका स्पर्श, इस वक्त मुझे मौत का स्पर्श मालूम हुआ। फिर वो बड़े ठस्से से चलती हुई किचन से बाहर निकल गई। मैं हैरान खड़ा उसे देखता रहा। मेरे दिल और दिमाग में धमाके हो रहे थे। क्या मैं कर्नल और हेनरी को बता दूं? क्या हम वापस चले जाएं? लेकिन यह अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम कंट्रोल टावर को बता चुके थे कि प्लेन के 2 इंजनों में आग लग चुकी है। जब कर्नल और हेनरी को पता चलेगा तो यकीनन इसे समुद्र में फेंकने पर भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस तरह एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी के अचानक गायब हो जाने पर बड़ा हंगामा होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस मामले से कैसे निपटूं। आखिर में मैंने यही फैसला किया कि कर्नल और हेनरी को बताने से पहले मुझे मिसेस वर्नी से बात कर लेनी चाहिए, ताकि मैं कोई बेहतर फैसला करने के काबिल हो सकूं। मैंने कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उठाई और फ्लाइट केबिन में पहुंच गया। तुमने बहुत देर लगा दी। हेनरी ने झपट कर गिलास उठा लिया। मैं प्यास से मर रहा हूँ। मुझे बर्फ़ तोड़ने में देर हो गई, मैंने कहा। हेनरी ने कानों पर हेडफोन लगा रखे थे और कंट्रोल रूम में होने वाली बातचीत सुन रहा था। उन्होंने नेवी वालों को सूचित कर दिया है। कर्नल, क्या वो हमें देख सकते हैं? मैंने धड़कते दिल से सांस रोककर पूछा। नहीं, हम बहुत नीचे उड़ रहे हैं, रडार हमें नहीं देख सकता। बहुत खूब, तुम दोनों इसका ख्याल रखो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। मैं सोचों में डूबा हुआ वर्नी के स्वीट में पहुंचा। बहुत देर लगा दी तुमने। ज़रा देखो तो, समुद्र की लहरें कितना करीब हो रही हैं और इनमें जहाज़ की रोशनियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। मैंने अंदर दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और परेशानी से कहा, तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गई हो, और मैं भी। उसने बिना किसी घबराहट दिखाए हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये प्लेन हाईजैक किया जा चुका है। मैंने जैसे धमाका किया। उसने गौर से मेरी बात सुनी। उसके चेहरे की नरमी, गुलाबी होठों की मुस्कुराहट और आंखों का नशा फौरन गायब हो गए और उनकी जगह उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी का मास्क चढ़ गया। अब वो साफ तौर पर एक बिजनेस एम्पायर की मालिक नजर आने लगी। क्या कर्नल और हेनरी ने प्लेन चुराने की प्लानिंग की थी? उसने पूछा। हाँ। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? हाँ। मैं उसकी सहनशीलता पर हैरान हो गया। उसने इस तरह पूछा जैसे मौसम का हाल पूछ रही हो। हम कहाँ जा रहे हैं? करीब 2.5 घंटे बाद हम जंगल में लैंड करेंगे, मैंने बताया। वो बड़ी गरिमा से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल तक गई और उसने एक भरपूर निगाह अपने आप पर डाली और फिर मेरी तरफ पलटकर जमे हुए लहजे में बोली, अभी बहुत वक्त है, मैं कर्नल से बात करती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। उसने गुस्से से कहा, जैक, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये 5 करोड़ का मामला है, वो तुमसे प्यार भरी बातें नहीं करेंगे। मैंने उसे खबरदार किया। मैं कह रही हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उनसे खुद बात करूँगी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मूर्ख मत बनो, कर्नल और हेनरी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और हेनरी तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर तुम्हें समुद्र में फेंक देगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मुसीबत में फंस चुकी हो। मैंने उसे डराने की कोशिश की। मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर सकती हूँ, उसने दांत पीस कर कहा और पलक झपकते ही पर्स से पिस्टल निकालकर मेरी तरफ तान दिया। आप कोई हरकत ना करना, वरना गोली तुम्हारे सिर में होगी। उसकी आवाज़ की तेज़ी ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। तुम ये ना समझना कि इस मामले को संभाल नहीं सकती। मैं तुम जैसे बदमाशों से निपटना खूब जानती हूँ। चलो, मेरे आगे चलो, हम अभी फ़्लाइट केबिन में जाएंगे, उसने हुक्म दिया।
देखो मेरी बात सुनो, जहाज का वापस जाना मुमकिन नहीं है। वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। बको मत, चलो मेरे आगे। उसने पिस्टल से इशारा किया। मैं दिल ही दिल में बुरी तरह तिलमिला रहा था। इस खूबसूरत बला ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया था। न जाने कर्नल और हेनरी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अचानक इसे पिस्तौल उठाए हुए केबिन में पाएंगे। वो मेरे पीछे पिस्तल ताने चली आ रही थी। मैंने फ्लाइट केबिन का दरवाज़ा खोला। हेनरी ने पलटकर मेरी तरफ देखा। इसके साथ ही उसकी निगाह मिसेज वर्नी पर पड़ी। वो उन दोनों की तरफ पिस्तल ताने खड़ी थी। पल भर के लिए उसका चेहरा फक हुआ। फिर उसने जल्दी से उठने की कोशिश की। खबरदार अपनी जगह से हिलना नहीं, वो सख्ती से बोली। और हेनरी फिर से सीट पर बैठ गया। खुदा के लिए कर्नल, वो देखो तुम्हारे पीछे कौन है, हेनरी ने बौखलाकर कहा। कर्नल ने उसके कंधे पर से निगाह डाली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मिसेस वर्नी ठोस लहजे में बोली, तुम इस प्लेन को हाईजैक नहीं कर सकते। चलो वापस चलो, जल्दी करो। हेनरी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। नहीं, हरगिज़ नहीं। अब तुम बेबस हो मैडम, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ज़रा गोली तो चलाकर देखो, हम सब सीधे समुद्र में होंगे, पानी की कब्र के नीचे। मैं कहती हूँ प्लेन वापस ले चलो, वो आग उगलती निगाहों से चीखती हुई बोली। जाओ जाओ, जाकर आराम करो, हमें परेशान मत करो। अब हेनरी संभल गया था। कर्नल, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, चलो प्लेन वापस ले चलो, वो गुर्राई। लेकिन कर्नल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो उसी तरह कीबोर्ड के यंत्रों की ओर यूं देखता रहा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। हेनरी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। आओ जैक, ज़रा हमें वापस चलने पर मजबूर तो करो। फिर मिसेस वर्नी की तरफ देखकर तौहीन भरे लहजे में बोला, जाओ, हमें तंग ना करो। इस वक्त तुम हमारे बॉस की बीवी नहीं हो, हमारी कैदी हो। हम जैसा चाहें तुम्हारे साथ सलूक कर सकते हैं। वो कुछ देर वहीं खड़ी दांत पीसती रही, फिर पलटी और दौड़कर वर्नी के स्वीट में घुस गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। हेनरी ने पूछा, ये औरत प्लेन में आई कैसे? इसे चीफ इंजीनियर ने अंदर दाखिल किया था, मैंने बताया। अब हम लोगों को क्या करना होगा? कर्नल ने पूछा। जैक खुद ही उससे निपटेगा, हमें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हेनरी ने लापरवाही से कहा। मैं वापस पलटा और मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। ये मैं हूँ, जैक। चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, खबरदार कोई यहाँ आया तो, वो चिल्लाई। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कोई अंदर ना आए वरना गोली मार दूंगी, वो गुस्से में फुंकारी। देखो, होश की बात करो, हम इत्मीनान से बात करते हैं, मैंने फिर कहा। इसके जवाब में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और गोली मेरे सिर से 6 इंच के फासले से निकल गई। मैं घबरा कर पीछे हटा। मिसेस वर्नी की आवाज़ आई, आइंदा मैं ज़रा नीचे फायर करूंगी, फिर तुम खुद इसकी जिम्मेदार भी होगी। तंग आकर मैंने भी गुस्से से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों से अच्छी तरह निपट लूँगी। मैं वापस केबिन में आया और उन दोनों को स्थिति के बारे में बताया। हेनरी ने मजाक उड़ाया, यार छोड़ो तुम उस बेवकूफ़ औरत को, न जाने खुद को क्या समझती है। हमारा क्या है, हम इसके समेत जहाज़ उन लोगों के हवाले कर देंगे, फिर वो जैसा चाहें इसका हाल करें, हमें उसकी परवाह नहीं है। उसके पास पिस्टल है और वो बहुत निडर है, मैंने कहा। असल में मैं उसे बचाना चाहता था। तुम छोड़ो इस बात को और ये सोचो कि कल के अखबारों में इस हसीना के साथ हमारी भी तस्वीरें छपेंगी पहले पन्ने पर, क्योंकि जैसे ही मिस्टर वर्नी को पता चलेगा कि उनकी खूबसूरत बीवी भी इत्तेफाक से जहाज़ में मौजूद थी, तो वह तहलका मचा देंगे, हेनरी ने हंसते हुए कहा। मैंने हेनरी की बात का जवाब नहीं दिया और कर्नल की तरफ देखा कि वो क्या कहता है, मगर उसने बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। वो खामोशी से प्लेन उड़ा रहा था। हेनरी ने मुझे बाहर चलने का इशारा किया और उठकर बाहर आ गया। फ्लाइट केबिन का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते हुए वो तेज़ लहजे में बोला, मेरा ख्याल है कि हम सीधी सीधी बात कर लें तो बेहतर है। हम बहुत दूर आ चुके हैं और हमारे और 5 करोड़ डॉलर के बीच अब ज़्यादा फासला नहीं है। इस मौके पर हम कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये औरत तुम्हारी वजह से यहाँ आई है, सो तुम ही इसकी देखभाल करो, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद उसने अपनी उंगली जैसे मेरे सीने में गड़ाते हुए कहा, तुम या कोई भी और मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैंने उसके अंदाज से तैश में आकर एक ज़बरदस्त मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया। शायद मेरा हाथ ज़्यादा ही ज़ोर से पड़ गया। हेनरी लहराया और लकड़ी के लट्टू की तरह फर्श पर गिरा। उसका सिर बड़े ज़ोर से फर्श पर उभरे धातु के किनारे पर लगा और वो एक तरफ ढलक गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने घबराकर हेनरी की तरफ देखा, फिर फर्श पर उसके करीब घुटनों के बल बैठकर उसका सिर उठाया तो मेरे हाथों पर खून की चिपचिपाहट महसूस हुई। मेरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। क्या मैंने उसे मार डाला था? हेनरी, मैंने घबराकर उसे पुकारा। अभी उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी हालत ठीक नज़र नहीं आती थी। मैंने उसका सिर दोबारा फर्श पर रख दिया। तभी मेरे पीछे मिसेस वर्नी की आवाज़ सुनाई दी। तो तुमने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए? मैंने पलट कर देखा। पिस्टल अब भी उसके हाथों में थी। मैंने तेज़ी से कहा, कर्नल, इसके बगैर जहाज़ को सुरक्षित नहीं उतार सकेगा। इसे मेरे साथ मिलकर उठाओ। इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, मुझे इस गंदे चूहे को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारी समस्या है, वो संगीन लहजे में बोली। बेवकूफ़, अब ये तुम्हारी भी समस्या है। जहाज़ के सुरक्षित उतरने में ही हमारी खैरियत है, समझी? मैं दौड़कर फ्लाइट केबिन में गया ताकि कर्नल ओल्सन से बात कर सकूं। मेरी निगाह विंड स्क्रीन पर पड़ी। रेतीला किनारा शुरू हो चुका था जहां हमें प्लेन उतारना था। मैंने संभलते हुए कहा, कर्नल, हेनरी फिसल कर गिर पड़ा है और बेहोश हो गया है। क्या तुम उसके बगैर जहाज़ उतार सकोगे? कर्नल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा बैठा रहा। उसकी गर्दन और कमीज़ यूं पसीने से भीगे हुए थे जैसे किसी ने उस पर पानी से भरी बाल्टी उलट दी हो। मैंने कर्नल के कंधों पर हाथ रखा। कर्नल, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे मत छेड़ो। कर्नल के गले से फंसी फंसी सी आवाज़ ऐसी निकली जैसे उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। कर्नल, प्लेन को ऊपर उठाओ। जंगल बहुत करीब है और हम नीचे जा रहे हैं। मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे नज़र आ रहा है कि प्लेन जंगल से सिर्फ 200 फुट ऊपर उड़ रहा है। कर्नल ने स्टिक को हिलाया। प्लेन ऊपर उठा और हम बड़ी तेज़ी से जंगल के ऊपर से गुजरने लगे। शाबाश शाबाश, और ऊपर उठाओ, और ऊपर। मैंने कर्नल को हौसला दिया। खुदा के लिए जैक, मुझे तंग ना करो। कर्नल की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी। मैं वापस भागा और जाकर हेनरी को झिंझोड़ा, मगर वो हिला तक नहीं। मैं भागकर किचन में गया और पानी का जग उठा लाया और हेनरी के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन उसके बदन में कंपन तक ना हुआ। मैंने मिसेस वर्नी की तरफ देखा जो अब तक दरवाजे में खड़ी थी। मेरे साथ मिलकर इसे इसके पैरों पर खड़ा करो। कर्नल इसके बगैर जहाज़ नहीं उतार सकता। मैंने सख्त घबराहट में चिल्लाकर कहा। मिसेस वर्नी पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। वो मुड़कर वापस स्वीट में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने हेनरी की तरफ देखा। वो वैसे ही बेहोश पड़ा था। बदहवासी में मैं फिर फ्लाइट केबिन की तरफ दौड़ा और ये देखकर घबरा गया कि प्लेन फिर नीचे जा रहा था और जंगल की ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जहाज़ का फासला करीब 100 फुट से ज़्यादा नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कर्नल, प्लेन ऊपर उठाओ, मैं चिल्लाया। कर्नल ने स्टिक पर हाथ डालकर ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ ढीला था और उसके गले से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। मैं आगे बढ़कर को पायलट की सीट पर बैठ गया और बेचैनी से चिल्लाया, ओह कर्नल, शायद मैं मर रहा हूँ। कर्नल की घुटी हुई आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही वो सामने की तरफ गिर पड़ा। कर्नल के जिस्म के वजन से थ्रोटल भी आगे चला गया और इसके साथ ही जहाज़ का रुख नीचे की तरफ हो गया। मुझे पेड़ों की शाखाएं टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तेज़ी से कई बटन दबाए, इंजन बंद कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं उड़कर फ्लाइट की। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।